बीजेपी के बाद अब बूथ बूथ कांग्रेस अपनाएगी डिजिटल प्रोसेस। एआईसीसी के निर्देश पर काम चालू। एमपी में समय के साथ चलना शुरू। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सभी 65,000 बूथों को डिजिटल करेगी। मतलब 4G के युग में अब पार्टी भी तेजी चाहती है। सूचनाओं से लेकर कार्यकर्ताओं की जानकारी तक एक क्लिक पर ही उपलब्ध हो जाएगी। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को इस बात के निर्देश दिए हैं कि हम हमारी सदस्यता अभियान को डिजिटल करें। इसके पीछे मकसद ये है कि सार्थक रूप से और सही रूप से हमारे कांग्रेस के जो लोग सदस्य बनना चाहते हैं वो उसमें सदस्य बने। हालांकि कांग्रेस ये काम 2G 3G के जमाने में भी कर सकती थी। उस वक्त तो यूपीए की सरकार भी केंद्र में थी, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव की हार बताती है कि पार्टी तैयार नहीं थी। उसके नेता भी बीजेपी के मुकाबले कम सोशल साइट पर एक्टिव थे। खैर, अब भी बूथ डिजिटलाइजेशन में कांग्रेस बीजेपी से एक कदम पीछे ही कही जाएगी। हालांकि जहां कांग्रेस काम शुरू कर रही है, वहां बीजेपी बूथ विस्तार और डिजिटलाइजेशन कैंपेन करीब करीब पूरा करने वाली है। कांग्रेस बहुत दशकों पहले ही कार्यकर्ताओं से कट चुकी है और परिवार की पार्टी बन गई है। मुझे लगता है कि अब देश के अंदर जिसको कहते हैं कि पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है और कई प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष ठीक ढंग से तय नहीं है, कई प्रदेशों में कार्य समिति पूर्ण रूप से नहीं बनी है, चुने हुए नहीं बनी है, तो ऐसे पार्टी भविष्य की का पार्टी मुझे तो लगता नहीं है। ये तो भूतकाल की पार्टी है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कम से कम मध्य प्रदेश में कांग्रेस समय के साथ आगे बढ़ती दिख रही है। यहाँ जनसंपर्क के कैंपेन हो या अब बूथ डिजिटल करने की बात, पार्टी में उत्साह नजर आता है। कमलनाथ के नेतृत्व में पार्टी संगठनात्मक कसावट में जुटी हुई है। निर्देश चूंकि एआईसीसी की तरफ से है, तो इसे सिर्फ आगामी विधानसभा चुनाव से नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखना होगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस की फ्यूचर तैयारी। तो कांग्रेस संभल रही है, कांग्रेस भविष्य की तरफ देख रही है और फ्यूचर के हिसाब से अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने की भी कोशिश कर रही है। लेकिन ये सब कुछ वैसा ही है कि आप एक ढांचा तैयार करें और उस ढांचे में जान फूंकने का जो काम है वो काम करता है आपका कार्यकर्ता। और उस कार्यकर्ता की ताकत, शक्ति और हैसियत बीजेपी से अगर तुलना करें तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को बहुत काम करने की ज़रूरत है। लेकिन कम से कम ये बड़ी अच्छी चीज़ दिख रही है कि कांग्रेस नवाचारी प्रयोग करने की तरफ बढ़ ही नहीं रही है, बल्कि वो अपनी शक्ति और अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक ये डिजिटाइजेशन का जो उसका प्रयोग है कि 65,000 बूथों को कम से कम आप मोबाइल के ज़रिए कनेक्टिविटी के दायरे में रखें, इंटरनेट के ज़रिए, और वहाँ का पूरा जायज़ा आप लेते रहें। लेकिन सवाल ये है कि ये किस तरह से और कैसे इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि जिस तरह का एक संख्या बल भी ज़रूरी होता है। अगर आप 65,000 बूथ की बात कर रहे हैं और इन 65,000 बूथों का एक मजबूत और एक ऑनेस्ट फीडबैक जो है उसको मेंटेन करना एक चुनौती है और ये काम बीजेपी के लिए भी चुनौती रहा है। तो ये चीज़ें जितनी दिखने में और महसूस करने में दोनों के बीच में बड़ा अंतर हो जाता है कि एक चीज़ जिसको आपने उछाला है वो चीज़ एक स्लोगन के तौर पर बहुत अच्छी लगती है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के लिए ही है, बीजेपी के लिए भी ये उतना ही चैलेंज है, क्योंकि कई बार हमने ये भी देखा है कि बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी में भी बहुत सारी चीज़ें सिर्फ नारा बनकर रह जाती हैं, क्योंकि उनके व्यवहारिक इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी अड़चनें होती हैं और जो नीति निर्धारक हैं उनका ध्यान और उनकी तवज्जो उस तरफ पूरी मुस्तैदी से शायद नहीं होती है। देखना है कि कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़ती है, लेकिन कांग्रेस प्रयोग करने से पीछे नहीं हट रही है और बीजेपी को ये बताने की कोशिश करने के साथ अपने कार्यकर्ताओं का एक मनोवैज्ञानिक उनकी ताकत भी बढ़ाने की कोशिश कर रही है कि देखिए हम भी प्रयोग कर रहे हैं, हम भी आगे बढ़ रहे हैं और बीजेपी को टक्कर देने की पूरी कोशिश है। आज इसी पर बात करेंगे। जो मेहमान हैं उनसे मिलिए। स्टूडियो में है मेरे साथ योगीराज योगेश, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है।
अब्बास हफीज साहब है, युवा नेता और प्रवक्ता कांग्रेस के, उनका बहुत स्वागत है। और उमेश शर्मा जी हैं, बीजेपी के युवा नेता, प्रवक्ता, बढ़िया भाषा के साथ अपना पक्ष रखने वाले, उनका भी बहुत स्वागत है। योगीराज जी, आप किस तरह देखते हैं? कोशिश अच्छी है, 65,000 बूथों का डाटा मेंटेन करने की एक कोशिश है। कांग्रेस ये बता तो बराबर रही है कि वो भी बीजेपी से टक्कर लेने के लिए तैयारी कर रही है। अच्छी बात है, शुभकामनाएं उसको, बीजेपी को भी। किस तरह आप देखते हैं इस पहल को? नहीं, देखिए, कोई चीज़ यदि अच्छी हो रही तो उसकी तो प्रशंसा की जानी चाहिए, और कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत लाजमी है, और कांग्रेस को ये व्यवस्था बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। इस मामले में थोड़ा सा मुझे लगता है कि बीजेपी की तुलना में कांग्रेस पीछे, और ख़ास तौर पर जबकि कांग्रेस के तो एक प्रधानमंत्री राजीव गांधी इतने टेक्नो फ्रेंडली थे, कंप्यूटर क्रांति के वो जनक माने जाते हैं, बावजूद इसके कांग्रेस टेक्नोलॉजी के मामले में पिछड़ गई। ये थोड़ा सा एक चिंता का विषय। और इवन राहुल गांधी जी की भी आप बात करें तो राहुल गांधी भी बड़े टेक्नो फ्रेंडली हैं, लेकिन जब ये डिजिटलाइजेशन आप हम सबको याद है 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने पूरे के पूरा अपना कैंपेन, मतलब आज से 7 साल पहले उन्होंने डिजिटल मोड पे किया था। एक जगह बैठ के 8-10 स्क्रीन लगती थी और उस पर उनकी सभाएं होती थी। तो ये उस समय शुरू हो गया था। इवन जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, आम आदमी पार्टी का आंदोलन शुरू हुआ, उसमें भी ये इसका संचार क्रांति का बड़ा महत्वपूर्ण रोल था। इसकी यदि अपन बात करें, तुलना करें, तो कांग्रेस थोड़ा सा मुझे लगती है कि थोड़ी सी पिछड़ी है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। यदि ऐसा हो रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है। और अभी जैसे प्रयोग छत्तीसगढ़ में प्रयोग किया डिजिटलाइजेशन का, अभी इंदौर में कांग्रेस ने शुरू किया। 1.5 मिनट में एक मेंबर बना रही है कांग्रेस, 1.5 मिनट में एक सदस्य आपका बन रहा है। सब कुछ डिजिटल मोड पे आप कर रहे हो, व्हाट्सएप पे ही सूचना ले रहे हैं, व्हाट्सएप पे उसको सदस्यता की पर्ची भी दे रहे हैं। एक चीज़ और मैं यह कहना चाहूँगा कि चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, डिजिटलाइजेशन मोड पे आप भले ही कितना भी जाएं, नंबर आप काउंटिंग कितनी भी आप कर लें, आप 10 करोड़ नहीं, 20 करोड़, 15 करोड़, कितने भी हो जाएं, बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि आप अपनी विचारधारा से लोगों को कितना जोड़ पाते हैं। क्योंकि जब आप एक बार आपकी विचारधारा से लोगों को सहमत कर पाएंगे तो वो आपका परमानेंट मेंबर होगा। और ये जो मेंबरशिप है, ये हो सकता है कि ये समय के अनुसार, ये तो डिजिटल है, कभी भी इधर उधर हो सकती है। तो विचारधारा पर केंद्रित यदि ये कैंपेन चले तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। बिल्कुल सही बात है। और सुझाव देने वाले तो यहाँ तक सुझाव देते हैं कि बीजेपी में आने के पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर निबंध लिखवाया जाए, और इसी तरह कांग्रेस में सेवा दल की स्थापना के उद्देश्य, उसका महत्व, और आज़ादी के कम से कम कांग्रेस के 10 सेनानियों के बारे में धारा प्रवाह, वक्तृत्व और निबंध अगर लिखने वाले लोग हैं तो वो कांग्रेस में आए। लेकिन अब सवाल ये है कि इस नज़रिए से ढूंढने जाएं तो ढूंढते रह जाओगे, इस टाइप की कहीं बात ना हो जाए। बहरहाल उमेश जी की तरफ मैं चलता हूँ। उमेश जी, कांग्रेस की कोशिशें जारी हैं। 2018 में भी मजबूत लड़ाई आप दोनों के बीच में, यानी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हुई थी, और कांग्रेस भी अपनी तई जितनी कोशिश वो कर रही है, अब बूथ की तैयारी में वो बीजेपी की तैयारी के बरक्स अपनी तैयारी के साथ मैदान में डट रही है। आपकी पार्टी का विषय नहीं है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया लाजमी है। जी उमेश जी। हम और कुछ नहीं कर सकते हैं, तो सद्भावना पूर्वक शुभकामनाएं तो देना हमारा भी नैतिक उत्तरदायित्व बनता है। हम चाहते हैं कि समाज जीवन में जो राजनीतिक संगठन होते हैं शरद जी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस का राजनीतिक दल हो, अंततः हम सबका उत्तरदायित्व जो है नागरिकों के प्रति है, मतदाताओं के प्रति है। तो हम चाहते हैं कि नागरिकों से और मतदाताओं से जितना जुड़ाव सीधा हमारा है, उतना ही जुड़ाव कांग्रेस के मित्रों का भी होना चाहिए। हम चाहते हैं कि समाज के अंदर जो मतदाता होता है उसके पास राजनीति का वैकल्पिक मार्ग होना चाहिए। किसी एक राजनीतिक दल से किसी विषय विशेष पर अगर उसकी असहमति हो तो उसके पास ये विकल्प होना चाहिए कि उसके बराबर का ना भी हो, भले ही 19 हो, पर एक विकल्प मतदाता के पास होना चाहिए। और दुर्भाग्य ये है कि पिछले 18, 20, 25 साल से जब से मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जी का पदार्पण सुनियोजित ढंग से कांग्रेस पार्टी में करा गया है, तब से कहीं ना कहीं नागरिकों का विश्वास भी कांग्रेस पार्टी के प्रति कम हुआ है, और अपने नेतृत्व को लेकर जो एक आस्था स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी में परंपरागत रूप से रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जो है वो नेता के प्रति आस्था के आधार पर ही राजनीतिक दल का सुदृढ़ीकरण रहा है। पर राहुल गांधी जी के नेतृत्व के बाद ये कमी आई है। तो हम तो शुभकामनाएं दे सकते हैं कि इस तरह से अगर वो बूथ पर जा रहे हैं और जनता से जुड़ाव कर रहे हैं, जो हम कर चुके हैं,
मध्य प्रदेश में उनकी शुरुआत 1 फरवरी से हुई है और मुझे लग रहा है कि हमारा समापन का दिवस 30 जनवरी था, यद्यपि हमने उसको 5 दिन और बढ़ाया है। तो ठीक है, हमारे 10 दिन बाद ही सही, कम से कम आप उसी शैली में आगे बढ़ रहे। तो हम चाहते हैं कि मतदाता के पास दोनों राजनीतिक दलों का चिंतन पहुंचना चाहिए, विचारधारा पहुंचना चाहिए। क्योंकि आज बसंत पंचमी का दिन है और मैं थोड़ा सा भगवती सरस्वती का आराधक हूं, तो चाहकर भी आज मेरे हृदय में नकारात्मक भाव और नकारात्मक विचार आ नहीं रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक राजनीतिक दल जो है उसको मजबूत होना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है तो हमको लगता है कि हमें और अधिक बलशाली होने की आवश्यकता है। उनके स्नायु सुदृढ़ होते हैं तो हमको लगता है कि हमारी मांसपेशियों में भी जरा थोड़ा सा और तनाव और खिंचाव आना चाहिए। तो ये जो दोनों का बल परीक्षण है, ये बल परीक्षण अंततः लोकतंत्र को संबल देता है और मुझे लगता है कि जनता को और नागरिकों को, मतदाताओं को मनोबल प्रदान करता है। तो मैं कांग्रेस पार्टी के मित्रों को आज बहुत सदाशयता के साथ शुभकामनाएं देता हूं कि आप प्रतिबद्धता के साथ इस काम को पूरा करिए। उमेश जी, आपने बहुत सुंदर बात कही है, मैं बधाई दूंगा उसके लिए आपको। और साथ ही मैं तो थोड़ा और आगे बढ़कर आपका राजनीतिक धर्म, आपने आज उसके दायरे से भी निकल कर ये बात कही है, लेकिन मेरी तो शुभकामना ये है कि 365 दिन और सदा सर्वदा बसंत खिला रहे राजनीति में, और शुभकामनाओं का आदान प्रदान इसी तरह होता रहे, क्योंकि यही वो चीज़ है कि लोगों के मन में राज करने वाला ही सत्ता रूपी इस संग्राम में विजयी होता है। तो यहाँ कटुता, द्वेष या उसकी बातें जो हैं वो क्यों है, ये समझ से परे होता है। आपको जीतना है जनता का मन। अब्बास हफीज साहब, मुकम्मल अब आपकी एक टिप्पणी। शरद जी, मुझे लगता है कि अगर कोई भाजपा में नकारात्मक बात को भी सकारात्मक ढंग से कह सकता है तो वो उमेश जी हैं, जिन्होंने बहुत खूबसूरती से बहुत सी बातें कह दी और उनके ऊपर कोई आरोप भी नहीं लग सकता उसमें, और अच्छी बात है। मैं अपनी बात अगर करना चाहूँ तो शायद हमारे उमेश भाई को थोड़ी सी कम जानकारी रही है समय की, तारीखों की, क्योंकि ये बात मीडिया के अंदर अभी थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे अभी अभी की हुई हो। लेकिन हमारा डिजिटल मेंबरशिप का जो कार्यक्रम लॉन्च हुआ है वो नवंबर के पहले हफ्ते में हुआ है, अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में डिसाइड हुआ था। उसकी वजह ये थी कि हमारे यहाँ संगठन के चुनाव शुरू हो गए हैं, और संगठन के चुनाव पर हमने चर्चा भी यहाँ की थी, जिसमें मेंबरशिप अभी चलेगी 3-4 महीने। उसके बाद फिर DCCs के चुनाव होने हैं, फिर PCCs के चुनाव होने हैं, और फिर AICC का चुनाव होना, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन जो है वो अगस्त और सितंबर के बीच में इसी साल के अंत में होना है, जिसको लेकर तभी डिजिटल मेंबरशिप की लॉन्चिंग हुई थी। एक कार्ड दिया जाएगा इसके अंदर हर कार्यकर्ता का, उसके नाम के साथ, उसके नंबर के साथ। जो पहले फॉर्म हुआ करता था वही 5 रुपए की जो पहले रसीद कटती थी, अब 5 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट होगा उस पूरे संबंध के अंदर। ऐप बनेगी और ऐप बनी हुई है, और इस ऐप का एक्सेस जनता के, कार्यकर्ताओं के बीच में, पदाधिकारियों के बीच में नहीं है, बल्कि हर प्रदेश की PCCs के पास है, जिससे कि डेटा इधर उधर किसी का नुकसान में नहीं आए। हमारा कार्यक्रम मिस कॉल मेंबरशिप जैसा नहीं है कि हम एक मिस कॉल दें और फिर देश दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने का दावा कर लें और फिर कार्यकर्ता ही गुम जाएं। हमारा मकसद यह है, उद्देश्य यह है कि वोटर हमारा है, हमारा कार्यकर्ता हमारे संगठन का वोटर भी है। उसको लेकर हर बूथ पे जो हमारा कार्यकर्ता है वो वोट डालेगा DCCs को, इसलिए इसकी पूरी की पूरी प्रोसेस की तैयारी है। दूसरी बात अगर कही जाए, आज एक डिजिटलाइजेशन का दौर है, जो राजीव गांधी जी ने जिस चीज़ का सपना देखा, आज हम उसको पूरी तरह साकार होता हुआ देखते हैं कि हर पार्टी की एक स्ट्रैटेजी अब डिजिटल उसमें भी बनती है कि वो डिजिटल किस तरह से कैंपेन में जाएगी, डिजिटलाइजेशन कैसा रहेगा, कार्यकर्ता का क्या काम रहेगा। हमारे बहुत सारी रणनीतियां हैं जो समय समय के ऊपर आपको देखने को मिलती हैं। उसमें से एक रणनीति ये कह सकते हैं, जो ज़रूरत है, रणनीति नहीं है। रणनीतियां क्या है हमारी, वो तो आने वाले वक्त के अंदर है, बहुत उस पर चर्चा यहाँ नहीं कर सकता है, तो उसमें कुछ बातें हैं। हम आगे की बात यह है कि आज ज़रूरत जो है जनता से जुड़ने की है। आपने जो पैकेज में सुन रहा था मैं कि अभी चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन ऐसा लगता है कि समय कब सामान्य जीवन लेकर आएगा ये नहीं पता है। जितने राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वर्चुअल रैलीज हो रही हैं आज की तारीख में, चुनाव आयोग ने पूरा प्रतिबंध लगाया हुआ है। क्या हमारे 2 साल के बाद बीजेपी और हम भी यहाँ बैठ के, कांग्रेस पार्टी शायद वर्चुअल रैलीज कर रहे हो, आप लोगों की भूमिका जिसमें 100% हो जाती है आगे अगर इस तरह के चुनाव होते हैं, तो उस सब को लेकर पार्टी रणनीतियाँ बना रही है। तो इसके अंदर कुछ नया नहीं है, लेकिन पार्टी की रणनीति एक के बाद एक जो बदलती है उसी का एक क्रम का हिस्सा है ये, और ये पहले से डिसाइडेड है, जिसको आज सुनकर शायद कुछ कन्फ्यूजन उमेश जी को हुआ। चलिए, इस कन्फ्यूजन की बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी महत्वपूर्ण बात ये है कि आप जो भी प्रक्रिया तैयार करते हैं, चाहे वो पार्टी की संगठनात्मक मजबूती की बात करें, मैं इसी सवाल को आपकी तरफ लाता हूँ योगीराज जी, कि उसका ज़मीनी स्तर पर अमल कितना इम्पॉर्टेंट है, ये नतीजे लेकर आता है। जैसे चुनाव में आपकी रैलियां भीड़ भले ही कितनी इकट्ठा कर लें,
लेकिन अगर आप जनता के मन तक नहीं पहुंचते हैं तो ये भीड़ जो उत्सुकता से आपको सुनने आती है ये वोट में नहीं बदलती है। और फिर चुनाव के बाद यही बात उठती है कि साहब भीड़ तो बहुत आई लेकिन पता नहीं क्यों वोट में कन्वर्ट नहीं हुई। तो ये भी उसी तरह के सरंजाम है कि आप बहुत कोशिश करते हैं, तमाम चीज़ें दावे करते हैं, लेकिन संगठन के वो जो शिल्पी राजनेता होते थे, और ये कांग्रेस के लिए ही नहीं बीजेपी के लिए भी ये बात है कि संगठन के भी हरफन मौला जो राजनेता होते थे वो अब दोनों पार्टियों के पास उस तरह से नहीं है। इसलिए बहुत सारी योजनाएं अब मशीनी या कंप्यूटर के स्तर पर तो बड़ी खूबसूरत दिखती हैं, लेकिन सच्चाई में नतीजे लाने वाली कितनी है ये चुनाव के नतीजे ही बताते हैं। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% इत्तेफाक रखता हूँ और ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप उसको कन्वर्ट कितना कर पाते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि आप करोड़ों में संख्या बना सकते हैं आप, लेकिन जब तक आप अपने विचारधारा से उसको नहीं जोड़ेंगे, जब तक आप मजबूती से उसको उसके दिमाग में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक वो आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। एक और चीज़ क्या हुई है अभी पिछले कुछ समय से, आप देखो तो थोड़ा सा मैं स्पोर्ट्स की भाषा में थोड़ा सा बोलूँ आपको, इंडिया टीम लगातार कई समय तक अकेले सचिन तेंदुलकर पर डिपेंड रही। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी कई ऐसे लीडर्स हैं जिनके दम पे पूरी पार्टी चल रही है, जबकि आज ज़रूरत इस बात की है कि जो क्रिकेट में तो 1-2 स्टार से काम चल जाता है, लेकिन बेसबॉल में हर खिलाड़ी को खेलना है आपको। तो ऐसा ही कांग्रेस या बीजेपी के चाहे कोई भी हो, अकेले आप ना तो लीडरशिप के भरोसे रह सकते, आपको कार्यकर्ता के पास जाना है, कार्यकर्ता को लोगों के पास जाना और पूरी ताकत के साथ जाना है और सबको अपनी अपनी हिस्सेदारी पूरी निभानी, वरना होगा यही कि एक मैसेज ऊपर से डिलीवर आएगा और आपने उसको मुंह में रख के और पचा गए इसको। तो जब तक वो जो मैसेज है वो जब तक वहाँ तक कन्वे नहीं होगा जिस जगह तक उसको जाना है, तब तक उसके सार्थक परिणाम निकलेंगे नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि भी जो वर्तमान में जो होड़ मची हुई है कि हम 10 करोड़ हो गए और हम 15 करोड़ हो गए और हम भी अब 5 करोड़ से आगे बढ़ रहे हैं, इस होड़ से काम चलने वाला नहीं है। आपको डिजिटल के साथ साथ वर्चुअल और लोगों से सतत संपर्क बनाने की जो पद्धति है उस पर भी काम करना होगा। ये तो ठीक है, आज समय की आवश्यकता है कि आपको डिजिटल मोड पर जाना ही पड़ेगा, ये कोरोना काल ने सबको सिखा दिया, लेकिन फिर भी जो एक्चुअल और जो वर्चुअल और जो वास्तव में जो लोगों से जो एक्सप्रेशन जो होते हैं आपके एक दूसरे के, वो भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है आपने। उमेश जी, आप उन कार्यकर्ताओं की पीढ़ी से हैं जिनको संक्रमण काल की पीढ़ी बेहिचक कहा जा सकता है, क्योंकि जब वो किशोर अवस्था और युवा अवस्था में रहे तो उन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे और प्यारेलाल खंडेलवाल जी को देखा है, जिनके पास न मल्टीमीडिया मोबाइल था और न ही उनके पास ब्रॉडबैंड था इंटरनेट का, और ख़ास तौर से वो ब्रॉडबैंड जिसकी स्पीड बड़ी तेज़ है और जिससे वो सारे डाटाज निकाल कर देख लेते थे। एक साइकिल पर झोला टांग कर निकलने वाला 2 जोड़ी कुर्ते पजामे के साथ वो नेता जिन्होंने ये काम कर दिया कि 84 में इस पार्टी को भले ही बहुत कम सांसद दिए, लेकिन 90 के दशक तक इसे देश की ये बता दिया कि ये आने वाले वक्त में ये सत्ता की एक प्रमुख दावेदार पार्टी है। तो केंद्र में संगठन शिल्पी नेताओं का हुनर और निस्वार्थ कार्यकर्ताओं का मनोबल और उनका सेवा और समर्पण का भाव, यही महत्वपूर्ण है। जी शरद जी, आपकी इस बात ने मुझे थोड़ा सा भावुक भी कर दिया है। मैं थोड़ा सा अब्बास भाई से क्षमा सहित 15-20 सेकंड और अतिरिक्त मांग लेता हूं उनके हिस्से के भी। मुझे लग रहा है उनको भी ये शायद बात रुचिकर लगेगी। शरद जी, मैं बहुत छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ जो आपने कहा है नेताओं की वृत्ति के बारे में। एक हमारे इंदौर में गोकुल दास भूतड़ा जी हुआ करते थे, नगर अध्यक्ष रहे हमारे और जनसंघकालीन नेता थे। स्वयं तांगे में बैठते थे शरद जी और तांगे में जाकर उद्बोधन देते थे, अनाउंस करते थे कि आज शाम को 5 बजे राजवाड़ा पर सभा होगी और उसको संबोधित करेंगे सत्यनारायण सत्तन और गोकुल दास भूतड़ा। 4 बजे वो तांगे में अनाउंस करके लौटते थे और 4:30 बजे वही गोकुल दास भूतड़ा माइक कसते हुए और राजवाड़ा पर हमारे साथ तख्त बिछाते थे और दरी बिछाते थे और बाद में उद्बोधन देते। एक और छोटी सी बात शरद जी, एक हमारे हुआ करते थे विश्वनाथ जोशी जी, जिस विधानसभा में मैं लेडीज साइकिल पर चला करते थे। 12 झंडे और 12 बांस की चिमची और 12 सूतली के टुकड़े हमको दे देते थे कि ये बांधना है, और हम जब बांध देते थे तो दूसरे दिन सुबह आते थे और बाकायदा खंभों पे गिनते थे। शरद जी, कभी 12 में से 11 झंडे मिलते तो 1 झंडे की पड़ताल करते थे। हम कहते थे कि दादा उड़ गया होगा, तो फिर हमको आधा घंटे का बौद्धिक सुनाते थे कि ऐसे कैसे उड़ गया, हम कैसे मुश्किल से ये सब करते। तो ये एक शरद बात जी। और दूसरा जो योगीराज जी भाई साहब ने कहा कि क्रिकेट का और बेसबॉल का उदाहरण दिया, मैं खत्म करता हूँ, अब्बास भाई का समय मैं अतिरिक्त ले रहा हूँ।
योगीराज जी, हम लोगों को क्या है कि क्रिकेट और बेसबॉल उतना नहीं सिखाया जाता। हम सब लोग शाखा के स्वयं सेवक है, हमें कबड्डी बचपन से सिखाई जाती है। तो हमारी संगठन में वृत्ति में ये होता है कि अपने पाले में जो घुसकर मारने आएगा उसको घेर कर मारेंगे, और जब हमारे प्लेयर सामने वाले के पाले में जाएगा तो अकेला है और घुस के मार के आएगा। तो घुसकर मारना और घेर कर मारना, इस दोनों क्रियाओं में हम लोग राजनीतिक रूप से पारंगत होते। अब शरद जी, आखिरी बात कि हमारा जो ये बूथ विस्तारक अभियान था, इसमें शरद जी आज हम समापन की बेला पर खड़े हुए। हमने 65,000 बूथों का डिजिटलाइजेशन कर लिया, फिजिकल उसका वेरिफिकेशन हो गया। एक आखिरी बात, उसमें हमने करा क्या है, हमारी आज का पाठ्य क्या है? तो हमारा आज का पाठ्य ये कि इस समय जब मैं आपके चैनल पर बात कर रहा हूँ, उस समय हमारे पास 65,000 बूथों के ऊपर 2 तरह की इकाइयां तो कार्यकर्ता स्तर की खड़ी है। की वोटर आप अलग हटा दीजिए, हमारे पास बूथ समिति है जो न्यूनतम 20 से लेकर 50, 70 और 80 तक है, और हमारे पास पन्ना प्रभारी है। हर एक पन्ने के अंदर हमने 3 से 5 कार्यकर्ताओं को जोड़ लिया। तो ये जो कार्यकर्ताओं का संग्रह है, ये हमने कर लिया, और इस अभियान के माध्यम से हमने लोक संग्रहण कराए, की वोटरों तक गए, समाज जीवन में प्रभावित करने वाले जो व्यक्तित्व है उन व्यक्तित्वों का भाव स्पर्श हमने कराया, और हमारी भाषा और हमारा जो कुछ भी हमारे पास था हमने उन सब के सामने प्रस्तुत कराया। तो मुझे लग रहा है कि आज इस बूथ विस्तारक अभियान की इस बेला के अंदर आत्म संतोष के भाव से ये बात कह सकते हैं कि जो अभियान हमारा 15 दिन चला था, हम 15 दिन पहले जो लक्ष्य लेकर निकले थे उस लक्ष्य को हमने प्राप्त कर लिया। लेकिन आपने जो बात कही वो बड़ी मार्के की बात है, और मुझे अच्छा ये लगा कि दोनों ही पार्टियां इस समय अपने प्रतीक पुरुषों को लेकर भी कई बार उलझती हुई नजर आती हैं। लेकिन क्या आपके कार्यकर्ता आपके प्रतीक पुरुष नहीं हैं? क्या भूतड़ा जी और विश्वनाथ जोशी जी, और मैं अब्बास हफीज साहब की तरफ आऊं तो विधायक दल के लंबे समय तक स्थायी सचिव रहे वीरेंद्र तिवारी जी, या महेश जोशी जी जैसे जो इंदौर से ही रहे संगठन शिल्पियों की प्रतिमाओं पर क्या मालाएं नहीं पड़नी चाहिए? और इसी तरह जिलों में जो कांग्रेस और बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जिनमें से शायद अब कुछ इस संसार में भी ना हो, क्या उनकी स्मृति में दिवस नहीं मनाए जाने चाहिए? ये तो मैं भी भावुक हो गया सर। बहरहाल अब्बास हफीज साहब। महेश जोशी जी हमारे सबके बड़े नेताओं में से रहे हमेशा। मुझे तो बहुत उनका आखिरी का जो जीवन काल रहा वो मिला, और ऐसे ही जो आपने तिवारी जी की बात कही, और हमने एक सिलसिला भी शुरू किया पीसीसी के अंदर, जितने हमारे दुनिया से जा चुके दिवंगत नेता हैं उन सबको श्रद्धांजलि देने का, उन सब के बारे में विचार विमर्श करने का, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, एक्सचेंज ऑफ उनकी जो किस्से हैं लोगों के, ये सारा का सारा कार्यक्रम, क्योंकि याद नहीं रखेंगे तो दुनिया भी भूल जाती है अगर आप अपने आपको याद नहीं रखते। वो एक अलग विषय है। लेकिन आज यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है जिसको मैं लौटना चाहूँगा, हम बहुत संजीदगी की तरफ चले गए, जो उमेश जी ने कही थी बात, कबड्डी। तो यही हो रहा है आज। उमेश जी माफ कीजिएगा, भावुक भी हो रहे हैं उमेश जी के यहाँ पर संवेदना, उनकी आंखों में छलक भी रही है। मेरा उमेश जी के साथ बात है ये। मेरा पूरा सिंपैथी, मेरी पूरी सिंपैथी इनके साथ है। ये घाटी कार्यकर्ता हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने बचपन से झंडे उठाए 12-12, लेकिन आज सत्ता की चाटनी चाटने के लिए कौन आया हुआ है? सिंधिया समर्थक, जिनसे कबड्डी हो रही है इन लोगों की। अगर इंदौर की सूची जारी होती है आईडी और तमाम निगम मंडलों की, तो उमेश जी जैसे लोग सबसे बड़े अधिकार रखते थे उसके अंदर। लेकिन सत्ता के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने की वजह से कबड्डी जो हालत बन गई है इनके, कबड्डी जो खेलना सिखाया था, जिन लोगों ने कबड्डियाँ पछाड़ दिया उनको मिली सारी सत्ता की मलाई। तो ये सारी चीज़ें भी अगर वो महान पुरुष जिंदा होते आज, चाहे वो कुशाभाऊ ठाकरे जी हों या चाहे कांग्रेस से महेश जोशी जी हों, उनको भी ये चीज़ पसंद नहीं आती। सत्ता के लिए विचारधारा का कॉम्प्रोमाइज़ करने से जनता का नुकसान ऐसे होता है। अपनी बात को पूरा करूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी को जरूरत आन पड़ी है किस चीज की, कि अपने संगठन को मजबूत करें, जिनका संगठन बहुत मजबूत है। कमलनाथ जी बहुत साफ दिल से कहते हैं कि हमारी लड़ाई इनके संगठन से है, इनके धनबल से है। तो आज जनता को मजबूत करना इनकी जिम्मेदारी थी, और हमारी जिम्मेदारी है हमारा संगठन मजबूत करना जिसमें कमजोरी थी। पर जनता के हालात खराब से खराब होते गए। अगर ऐसे हालत में वोट मांगने जाएगा आपका संगठन, तो जनता कहेगी हमें मजबूत कर लेते। उस पर ध्यान दे दीजिए, थोड़ा जनता को मजबूत कीजिए। बात जब चली है तो पता नहीं क्यों ये बात भी मेरे जहन में आ रही है। नीरज पांडे साहब बड़े नामचीन फिल्मकार हैं, और अब वेडनेसडे उनकी एक बड़ी चर्चित फिल्म है, जिसका एक किरदार जो नसीरुद्दीन साहब ने प्ले किया, वो उसके संवाद बड़े ज़बरदस्त हैं। वो कहता है, मैं वो कॉमन मैन हूँ साहब जो बस और ट्रेन में बैठने से डरता है, जिसकी बीवी उससे दिन में 3 बार पूछती है खाना खाया कि नहीं खाया। मैं वो कॉमन मैन हूं। आप जानना चाहते हैं मैं कौन हूं? तो पांडे साहब एक कार्यकर्ता के लिए भी बनाइए, और इसी तरह का संवाद लिखिए, एक कार्यकर्ता को दीजिए कि चीफ मिनिस्टर साहब या प्रदेश अध्यक्ष साहब, मैं वो कॉमन कार्यकर्ता हूं जिसका चेहरा नहीं है,
जो दरियां बिछाता है, जो आपके नेताओं को एयरपोर्ट से लेता है, होटल छोड़ता है और होटल से फिर एयरपोर्ट छोड़ता है। वो आता है, जाता है, और जब उससे कहा जाता है कि अब की चुनाव में तुम्हारा मामला पक्का है, तो वो विनम्रता से कहता है इसके लिए नहीं कर रहा हूं सर, पार्टी आगे बढ़े। लेकिन क्या आप उसकी तरफ देख रहे हैं? कम से कम नीरज पांडे साहब एक बार तो आइए कार्यकर्ताओं की इस पीड़ा की भी तरफ। कब तक आप उनसे लेकर आगे बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे? एक कंक्लूडिंग रिमार्क योगीराज जी आप। ये बहुत बड़ी बात आपने की। जैसे संघ में बड़े तपस्वी लोग हुए और तपस्वियों का आपने जिक्र भी किया है। आज के दौर में ऐसा लोग मिल जाए, उनके चरणों की धूल मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और उमेश जी बड़े भावुक हो गए बासंती बयार में। हालांकि बासंती परिधान पहन के भी वो आए हैं, लेकिन हम भी ऐसे महान सपूतों को, हम ऐसे तपस्वियों को हम भी नमन करते हैं कि वास्तव में जिन्होंने एक ऐसा संगठन खड़ा कर दिया कि 2 लोगों से आज 300 के पास पार पार्टी पहुंच गई और 10 करोड़ से ज़्यादा कार्यकर्ता चले गए। क्या उनका संघर्ष रहा होगा? ये दरी बिछाने की बात आप कर रहे हैं, 12-12 झंडे की आप बात कर रहे हो। मतलब कितना बड़ा त्याग और तपस्या का एक ये मतलब मैं भी कह रहा हूँ, ये बड़ा संगठन है भाजपा का, संघ का, कि उन्होंने किस कदर कितनी मेहनत की होगी, चने चबा के पैदल बहुत कुछ 30 सेकंड में उमेश जी अपनी बात जी। 5 सेकंड में मुझे तो लग रहा है कि मेरे जीवन का आज बहुत बड़ा उपलब्धि का दिन है। लोकसभा अध्यक्ष रही हैं सुमित्रा महाजन जी। उन्होंने अपने जीवन में जितनी पुस्तकें संग्रहित करी थी और पढ़ी थी, उन सबका उन्होंने आज शरद जी एक वाचनालय अपने निवास पे सभी के लिए सार्वजनिक किया। और मुझे उन्होंने इतना बड़ा सम्मान दिया कि उस पूरे कार्यक्रम में विधायक गण थे, बड़े बड़े पदाधिकारी थे, उसका मुख्य अतिथि मुझे बनाया, पीता मुझसे कटवाया, दीप मुझसे जलवाया, और साई ने कहा कि आज का ये जो कार्यक्रम है इसका मुख्य अतिथि बनने की योग्यता उमेश में है। तो मुझे लग रहा है कि मेरे जैसे अकिंचन कार्यकर्ता को भले ही भगवती सरस्वती के कारण पार्टी में सुमित्रा महाजन जी जैसी बड़ी नेता अगर ये सम्मान देती, तो मुझे लगता है कि मेरा जैसा कार्यकर्ता तो शरद जी उसमें ही संतुष्ट है। बिल्कुल ठीक बात है उमेश जी। और जिस तरह के आपके भाव हैं, और इधर मेरे साथ जो एक युवा सेनानी बैठा है कांग्रेस का, आप ही हैं कांग्रेस की असली ताकत। न धन है बीजेपी और कांग्रेस की असली ताकत, आप दोनों हैं जो निस्वार्थ भाव से डटे हैं तमाम प्रतिकूलताओं के बाद भी। और कोई अपेक्षा नहीं है, कोई अपेक्षा चमकती भी नहीं है, माफ कीजिएगा, कि जिससे आप ये अनुप्राणित हों कि ये दिख रहा है इतने दिन में ये मिल जाएगा। लेकिन आप लोग जिस ताकत के साथ काम करते हैं अपनी पार्टी के लिए, तो ये पार्टियों के लिए बहुत बड़ा एसेट है ऐसे कार्यकर्ता। और इसीलिए चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आप तमाम बैंक्स बनाते रहिए तकनीक के, तमाम चीज़ों के, लेकिन संवेदनाओं का भी एक बैंक बनाइए जहां अपने कार्यकर्ताओं की इन अमूल्य संवेदनाओं को किसी पूंजी की तरह संग्रहित रखिए और उनकी भावनाओं को समझकर तुरंत उस फीडबैक के अनुरूप कार्य भी करिए। फिर देखिए क्या संग्राम लोकतंत्र का होता है और आप दोनों की जय जय होती है। बहुत शुभकामनाएं, बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाओं के साथ उमेश जी, अब्बास हफीज साहब और योगीराज योगेश जी। आगे देखिए अफसरनामा, मध्य प्रदेश के युवा IAS ऑफिसर, डायरेक्टर हेल्थ IAS 2010 बैच अनुराग चौधरी के साथ। नमस्कार।